हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। इसके साथ साथ म्यूटेशन भी देखेंगे। दोनों टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, तो ध्यान से सुनना, मजा लेके सुनना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। वी ऑल्सो हैव अ लाइव बैच आरएम 5.0 जहां पर YouTube के अच्छे टीचर आपको एक साथ आके पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं हूं गैलेक्सी मैम में शुभम सर हैं। फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाया जाएगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वेबसाइट की लिंक, ऐप की लिंक। ऐप हमारा है इजी लर्निंग एंड ये दोनों नंबर हैं जिसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इनके ऊपर आप कॉल कीजिए, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये क्या है? डीएनए है। ये है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या करता है ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरी हाइट है, मेरा आई कलर है, मेरा हेयर है, हेयर का कलर है, हेयर टेक्सचर है, स्किन कलर है, बहुत सारी चीजें, नाक का शेप, कान का शेप, अंदर के कैरेक्टर्स हैं, बाहर के कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। सर डीएनए कहां से आया? पेरेंट से आता है। मम्मी पापा दो पेरेंट हैं मेरे, उनका ही डीएनए मेरे अंदर आया होगा। मेल पेरेंट स्पर्म बनाते हैं, फीमेल पेरेंट एग बनाते हैं। स्पर्म में पापा का डीएनए है, एग में मम्मी का डीएनए है। तो यही दोनों चीजें जब फ्यूज हो जाएंगी तब जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। बेबी का पहला सेल, इसका ही ग्रोथ होगा और पूरा बच्चा बनेगा। तो जाइगोट के अंदर स्पर्म और एग, इनका ही डीएनए, मतलब पापा का और मम्मी का डीएनए आया। हमारे अंदर किसका डीएनए? मम्मी और पापा का डीएनए आया। एंड उनके ही तरह हम दिखते हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमारे पापा जैसे हैं, कुछ कुछ मम्मी जैसे हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर कहां से आए? डीएनए से आए, मम्मी के और पापा के। बेसिक आपको इतना तो पता है। अब आपको एक बात बताऊं, एक इंसान के बॉडी में 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। एक इंसान के बॉडी में 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। एंड हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर आपको डीएनए मिलता है। ठीक है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर आपको डीएनए मिलता है। एक सेल का, अगर मैंने एक सेल लिया, उसका डीएनए मैंने बाहर निकाल के ऐसा खींचा तो वो 2 मीटर लंबा होगा। कितना लंबा होगा? एक सेल का डीएनए बाहर निकल के ऐसा खच करके खींचा तो वो कितना लंबा होगा? 2 मीटर लॉन्ग। इतना लंबा डीएनए एक सेल में है, हर एक सेल में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको एक बात बताऊं, ये पूरा का पूरा डीएनए कैरेक्टर्स कंट्रोल नहीं करता। 2 मीटर लंबा डीएनए हर सेल के अंदर है, लेकिन ये पूरा का पूरा डीएनए कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता। डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन्स जो हैं इनको मैं सेगमेंट्स, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ डीएनए बोल सकता हूं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। एंड ये जीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो इतना बड़ा डीएनए है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए, उसमें बहुत सारे छोटे 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 जीन्स होंगे जो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हाइट का जीन अलग होगा, स्किन कलर का जीन अलग होगा, आई कलर का जीन अलग होगा। जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ कैरेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, टुकड़ा ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ कैरेक्टर। अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग जीन आपके डीएनए पे होते हैं। ये कुछ बेसिक बातें आपको यहां पे समझ में आ रही हैं। जीन, अगर आप जीन को देखो तो उसके अंदर होता है कुछ जेनेटिक कोड। सर मतलब क्या? व्हाट इज जेनेटिक कोड? ध्यान से सुनना, यहां पे वो बेसिक वीडियो आपको काम आएगा जो मैंने 9th के बेसिक्स के ऊपर बनाया है, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है। डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेसिक यहां पे बताना चाहूंगा। आपको पता है उसकी 2 साइड्स होती हैं। देखो यहां पे ये आपको स्पाइरल डीएनए दिख रहा है, स्पाइरल है ना, ऐसा ट्विस्टेड है। उसको ही मैं खींच के सीधा करूं तो वो मुझे एक लैडर के जैसा दिखेगा, एक सीढ़ी के जैसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसकी 2 साइड होती हैं,
बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं दोनों साइड्स को। तो ये जो साइड है ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर यहां पे बनाना चाहूंगा, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, कितने हो गए शुगर, 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी लगा दूं शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट एंड शुगर। ये मैंने दो साइड बनाई, उसके जो बैकबोन है डीएनए के वो मैंने बनाए। किससे बनते हैं? शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बनता है बैकबोन ऑफ डीएनए। हर शुगर पे एक नाइट्रोजन बेस लगा होता है। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन होता है, गोनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, थाइमिन ये डीएनए में होता है। आरएनए के अंदर यूरासिल रहेगा, ठीक है। कुछ बेसिक बातें यहां पे करते जा रहा हूं। अब मुझे बताइए एडेनिन के सामने कौन आता है? थाइमिन आता है। इनके बीच में पेयरिंग होती है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। सारी बातें बताऊंगा। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में। और गोनिन के सामने साइटोसिन आता है, उनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसी तरह से साइटोसिन के सामने कौन आएगा? गोनिन आएगा, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। एंड थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताया। आपको बात समझ में आ रही है? 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन डीएनए में होता है और थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है आरएनए के अंदर। ये सारे बेसिक्स मैंने बेसिक वीडियो में कवर किए हुए हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई? अच्छा, ये जो पेयरिंग हो रही है, एडेनिन के सामने हमेशा कौन आता है? थाइमिन आता है। गोनिन के सामने हमेशा कौन आता है? साइटोसिन आता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी। बोलो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। एडेनिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, एटीजीसी 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 एटीजीसी, ऐसे ही चलते रहेगा। कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। यहां तक बात समझ में आई? अब एक लास्ट बात, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, लास्ट बात आपको बताऊंगा। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। कौन से कलर से दिखेगा? रेड कलर ले लूं? आपको बताओ, मुझे बताओ, ये शुगर ले लिया, फॉस्फेट ले लिया और नाइट्रोजन बेस ले लिया। शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, मेरे साथ बोलो, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस। ये तीनों चीजें मिलकर बनती है न्यूक्लियोटाइड। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं सर। तो यहां पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, उसी तरह से मुझे बताओ, ये गोनिन का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये वाला। ये साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये वाला। और यहां पर एक मैं फॉस्फेट अगर लगा दूं, यहां पे दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है ना आपको? समझ में आ रही है बात? तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गोनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। क्या आपको बात समझ में आई? न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? लास्ट पॉइंट, कम ऑन। मूड न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। याद रखेंगे, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। 4 प्रकार के होते हैं। सारी बातें, सारे बेसिक्स क्लियर हैं? यस और नो, यस और नो, क्लियर है? अब आगे चलूं तो मैंने आपको जेनेटिक कोड बताया, आपको यहां पे दिख रहा है ना, साइटोसिन के सामने गोनिन आ रहा है, एडेनिन के सामने थाइमिन आ रहा है, साइटोसिन गोनिन, ए के सामने टी डबल बॉन्ड, जी के सामने सी ट्रिपल बॉन्ड, याद रहेगा ATGC। इसको हमने कोड बोला है, जेनेटिक कोड। घर पे आप खाना बनाते हो, मम्मी अगर खाना बनाती है तो कुछ रेसिपी फॉलो करती है कि नहीं? रेसिपी,
स्पेलिंग बराबर है रेसिपी का, हाँ ऐसा ही होगा। रेसिपी फॉलो करती है, पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, किस तरह से बनेगा, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, रेसिपी होती है ना खाना बनाने की। इसी तरह से आपके बॉडी में, आपके सेल में क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने का जो रेसिपी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कहां पर होता है, जीन के अंदर होता है। मतलब ये जो कोड है ना, ये जो जेनेटिक कोड है, इट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। बाय द वे ये प्रोटीन्स ही हैं जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, आपके हाइट को, आपके स्किन कलर को, आई कलर को, हेयर को, हर चीज को, हर कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है। प्रोटीन कौन बना रहा है, जीन बना रहा है। जीन कहां है, डीएनए में है। डीएनए किधर से आया, माँ बाप से आया। उनके पास किधर से आया, उनके माँ बाप से आया। बात समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की रेसिपी किसके पास है, जीन के पास है। लेकिन आपको पता है जीन अकेले प्रोटीन नहीं बना सकता, अकेले थोड़ी बनाएगा, उसको मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा हीरो है। 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। एंड इनके बिना प्रोटीन नहीं बनेंगे, इनके बिना आप नहीं बनोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे आती है हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड मतलब प्रोड्यूस्ड, फॉर्म्ड। सिंथेसिस करना मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, थ्रू मतलब विद द हेल्प ऑफ आरएनए। एंड इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा, कुत्ते की मां, डॉगमा। क्या है सेंट्रल डॉगमा, ये जो डेफिनेशन हमने लिखा ना यहां पे, यही डेफिनेशन है सेंट्रल डॉगमा। अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, क्या लिखोगे, ये प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। आई होप यहां पे काफी सारी बातें आपको मैंने बताई है। जेनेटिक कोड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के बताया। बहुत सारी बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, जरूरी बातें आपको बताई हैं। देखो थोड़ा सा 10-15 मिनट यहां पे लंबा हो गया होगा, लेकिन जरूरी था इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज मुझे थोड़ी शौक है वीडियो को और लंबा करने का, ठीक है, जरूरी था इसलिए बताया। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें 3 स्टेप हैं। हाउ मेनी स्टेप, 3 स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आणि ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर अमेजिंग। तीनों का डेफिनेशन आपने याद करना है। क्या याद करना है, तीनों का डेफिनेशन। बताइए मजा आ रहा है पढ़ने के लिए? तो यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे लाइव में पढ़ा है और बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। ये आपको मैं 2025 का रिजल्ट बता रहा हूं। गुंजन, शी हैज स्कोर्ड 100% इन हर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे ही वेंकटेश है जिसने 100% स्कोर किया हुआ है, धनश्री है, अनुष्का है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है। 127 बच्चे हैं जो 90% के ऊपर मार्क्स लाए हैं। तो हमारे बैच में आरंभ 5.0 में आपको क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो लाइव क्लासेस रहेंगे, पूरा सिलेबस 2 बार कवर किया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कोई भी आपका लेक्चर मिस होता है तो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन अगर डाउट आता है, वैसे तो लाइव लेक्चर में डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा डाउट आता है तो यहां पर आपको एक IVR नंबर दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर से कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, गैलेक्सी मैम पढ़ा रही हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो, शुभम सर हैं, एंड पूरी टीम ऑफ टीचर्स है। जिस किसी टीचर से आपको बात करनी है उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर बैच। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चा लिखेगा, उसका PDF अपलोड करेगा एंड वो पेपर चेक करके भी आपको दिया जाएगा। तो बैच की प्राइस क्या है, देखिए एक कूपन अवेलेबल है फर्स्ट 300, लेकिन इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। हमारा बैच छोटा होता है, बच्चे कम होते हैं, इसीलिए हम पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं, एंड ये जो कूपन है वो लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाता है सीधा 9000।
सो हाउ टू ज्वाइन द बैच, ये हमारा ऐप है इजी लर्निंग, प्ले स्टोर के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रजिस्टर कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब डालने के बाद आपको होम पेज पे लाइव कोर्सेज दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको आरंभ 5.0 ये दिख रहा है, उसके अंदर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां कूपन्स एंड ऑफर्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट 300 का कूपन। अगर वो एप्लीकेबल है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अगर कूपन अवेलेबल है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो कूपन यूज करने के बाद ये 10,000 हो जाता है, सीधा सीधा 9,000। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। हालांकि पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसके ऊपर कोई बड़ा आंसर 5 मार्क का, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 15 पॉइंट का आंसर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं आपको खातिरी देता हूं, गारंटी देता हूं, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन डेफिनेशन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन समझ में तो आने चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। एंड सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, क्या हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, हम थोड़ा फ्यूचर के लिए भी पढ़ रहे हैं। अगर आप 11th 12th कभी भी साइंस लेते हो, आगे जाके बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नीट देना है आपको ये सब कुछ आना चाहिए। यहीं पे आपका बेस बन रहा है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, ये अपना सेल है, एक बेसिक मैंने यहां पे सेल लिया है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, चलो ये क्या है? न्यूक्लियस है, बना देते हैं न्यूक्लियस। सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है, डीएनए के पास जीन भी है, इसको मैं जीन बोलूं चलेगा? मान लोगे ये जीन है, जीन के पास जेनेटिक कोड भी है, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन, रेसिपी जीन के पास पड़ा है। लेकिन ये जीन कैनॉट कम आउट ऑफ न्यूक्लियस। जीन के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता। आपको पता है? मुझे बताओ, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, टिक 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 टिक। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखना ये बात। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन आपका जीन कहां बैठा है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, बाहर नहीं आ सकता। तो जीन क्या करता है? अपने इंफॉर्मेशन को, जीन क्या करता है? अपने इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है एंड क्या बनाता है? mRNA बनाता है। ये क्या है? mRNA। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आई? बात नहीं समझ में आपको? प्रोटीन किधर बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। प्रोटीन कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस कहां बैठा है? जीन कहां बैठा है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। जीन बाहर नहीं आ सकता, तो जीन क्या करता है? अपने इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और एमआरएनए बनाता है। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोला है? mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। मतलब क्या सर? मुझे बताओ, यहां पे आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है, CACGTCT AGT, इसको मैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोल सकता हूं? यस और नो? इसी सीक्वेंस के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से mRNA बनाया जाएगा। mRNA will be produced as per sequence of nucleotide on DNA। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यहीं पे लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होता है समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? ये प्रोसेस होगी न्यूक्लियस के अंदर। चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, चलते हैं। ये अपना जीन है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए आता है आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम है। अब आप पूछोगे सर एंजाइम मतलब क्या? आपको पता है केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कहां पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, बराबर है, या फिर रिएक्शन को इनिशिएट भी करता है। इनिशिएट मतलब शुरू करता है, कैटलिस्ट। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ
केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए या फिर स्पीड अप करने के लिए इनकी जरूरत होती है। तो यहां पर ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसको शुरू करने के लिए, इसको इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है? ये एंजाइम आता है, आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम मतलब एक केमिकल है जो इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, शुरू करेगा, कंट्रोल करेगा, एंड करेगा, सारे काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इट इज एन एंजाइम। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आरएनए पॉलीमरेज आके आपके जीन के ऊपर इस तरह चिपक जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा मुझे बताओ? ये डीएनए ऐसा ट्विस्टेड है, पहले इसको खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे पहले खोलेंगे। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये कार्यक्रम कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है, डीएनए को खोलने का काम। चलो खोल दिया। मतलब और भी एंजाइम्स होते हैं यहां पे, ऐसा नहीं है कि सारा काम आरएनए पॉलीमरेज अकेला करेगा, और भी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इसके वजह से शुरू हुआ प्रोसेस। ठीक है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, डीएनए को खोल दिया। अब क्या होगा? अब आपको बताता हूं। ये जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है इसको मैं बोलता हूं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलता हूं? कोडिंग स्ट्रैंड। एंड नीचे वाली को मैं बोलता हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब क्या होगा? ये जो कोडिंग वाली स्ट्रैंड है ना, ऊपर वाली, इसके अंदर एक्चुअल जो कोड है, जो मेन रेसिपी है प्रोटीन बनाने की, वो कहां है? कोडिंग के पास। कोडिंग के पास मेन रेसिपी है प्रोटीन बनाने की, उसके पास है। तो हम क्या करेंगे? हम टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाले को, एमआरएनए बनाने के लिए। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, एक एक करके न्यूक्लियस के अंदर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपका जो न्यूक्लियस है, ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बिखरे हुए होते हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके यहां पे अरेंज किए जाएंगे। तो मुझे बताओ, आपको दिख रहा है यहां पे टी के सामने कौन आया? डीएनए में टी है, आपको दिख रहा है टी। बेस पेयरिंग हमने सुनी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इसी तरह से हम एक एक न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कर रहे हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइंट करने का काम भी कौन करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, अब देखिए, थाइमीन के ऊपर एडेनिन आया, उसी तरह साइटोजाइन के ऊपर जी आएगा, फिर साइटोजाइन के ऊपर जी आएगा। एडेनिन के ऊपर मुझे बताओ, आरएनए में यूरासिल होता है, थाइमीन नहीं होता, तो एडेनिन के ऊपर यूरासिल आएगा, कैपिटल यू। जी के सामने सी आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, ए के सामने यू आएगा। तो ये एक एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे ऐड होते जाएंगे इस तरह। कम ऑन, ये एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, एंड ये क्या बन रहा है? ये पूरा का पूरा एमआरएनए बन रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। मैंने क्या बताया? आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हम एक एक करके पकड़ के यहां पे लगाने वाले हैं सीक्वेंस में। तो सी के सामने जी आया, फिर सी के सामने जी, ए के सामने यू, यूरासिल। आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, यूरासिल होता है। जी के सामने सी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने यू। तो ये जो पूरा बना, मुझे एक बात बताओ, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो पूरा हमने यहां पे बनाया, ये है एम आर एन ए, यही है एम आर एन ए। ये जो हमने पूरा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट करके ये जो चेन बनाई, ये एम आर एन ए है। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया, जो मेन रेसिपी है वो रेसिपी किसके पास है? कोडिंग के पास, कोडिंग स्ट्रैंड के पास। तो आपको दिख रहा है ऊपर ए है, ऊपर जी है। अब डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, ये बात आपको समझ में आई। सी के सामने सी है और ये यू है, यहां पे डीएनए में टी होता है। आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो एमआरएनए बनाया, उस एमआरएनए का जो सीक्वेंस है, इट इज द सेम एज द कोडिंग स्ट्रैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमने जो एमआरएनए बनाया उसका पूरा सीक्वेंस किसके जैसा है? कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा है, सेम टू सेम। तो हमने कोडिंग स्ट्रैंड के रेसिपी का एक डुप्लीकेट बनाया एमआरएनए, एंड किसको यूज किया? टेम्पलेट को यूज किया, नीचे वाले। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? जितना सिंप्लीफाई हो सके कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इन द एमआरएनए, दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। कौन सी डीएनए स्ट्रैंड यूज करते हैं? टेम्पलेट। तो आपका जो ये एमआरएनए बनता है, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द टेम्पलेट, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द टेम्पलेट, बट इट इज अ कॉपी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। एमआरएनए का जो पूरा सीक्वेंस है वो किसके जैसा है? कोडिंग के जैसा है। इट इज अ कॉपी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, बट इट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू टेम्पलेट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। बहुत ही अच्छी बात बताई है मैंने, प्यारी बात बताई है। हाँ, आई होप क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका एमआरएनए बन गया। अब इसको आप यहां से हटाओ। एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, इट विल कम इन साइटोप्लाज्म। इधर से सेपरेट हुआ, डीएनए वापस ज्वाइंट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। अब ये एमआरएनए किधर जाएगा? नाउ दिस एमआरएनए विल गो इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होने वाला है? प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली है। प्रोसेस में बहुत मजा है, बहुत फील है, समझते जाइए। अब यहां पर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ईआर भी बोलते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, बहुत सारे काम करता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड ये वाली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्यों रफ और क्यों स्मूथ? बिकॉज आपको दिख रहा है रफ वाले के ऊपर ये कुछ कुछ डॉट बने हुए हैं, टिपके बने हुए हैं, दिख रहे हैं? और ये टिपके टिपके क्या है? राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। नहीं दिखाई दिए? टिपके टिपके दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये सब टिपके है ना। ये दाने दाने चिपके हुए हैं, ये दाने दाने क्या हैं? ये राइबोसोम है। बात समझ में आई? कम ऑन। न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल है, उसमें भी दो प्रकार होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ के ऊपर दाने दाने हैं, दाने दाने कौन है? राइबोसोम है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम होता है वो बनता है आरएनए का। आपको अब तक मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया ना, मुझे बताओ ये क्या बना? ये बना एमआरएनए। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर। जीन का जो मैसेज है उसने कॉपी किया, अब वो मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म में जाएगा। मैसेंजर आरएनए टपाली है, मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है बस, ठीक है। राइबोसोम बनता है आरएनए का। आर मतलब, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो पूरा राइबोसोम है वो किसका बनता है? आरएनए का बनता है, ठीक है। राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स।
जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो कहां बनते हैं? राइबोसोम पे बनते हैं। मतलब सारे के सारे प्रोटीन्स जो आपके सेल के अंदर बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बन रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, वहीं पे सारे प्रोटीन बनते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सारे प्रोटीन वहां पे बनते हैं। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या होता है, ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा। एमआरएनए ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, मैसेज को वो लेकर साइटोप्लाज्म में आएगा और राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। एमआरएनए किसके साथ अटैच होगा? राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलो, यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब देखो, आपके जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या होता है बेसिकली? हमने अमीनो एसिड्स पढ़े हैं। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की चेन यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे अमीनो एसिड का मैंने क्या बनाया? एक चेन बनाया। इस चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। व्हाट इज अ प्रोटीन? चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये हमें बनाना है, प्रोटीन हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं, मजा आएगा। ये आपका एमआरएनए है। अब एक नया कंसेप्ट यहां पे बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बातें मैंने बता दी हैं, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, पॉज करो। पानी खत्म हो गया मेरा, बोलो। पानी भी नहीं है। कोई बात नहीं, पानी नहीं है तो क्या हो गया, टॉपिक तो पढ़ाएंगे। ये आपका एमआरएनए है। मैं 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। इस ग्रुप को मैं बोलता हूं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट क्यों बोला? बिकॉज उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो उसको मैं ट्रिपलेट बोलता हूं, ट्रिपल। एंड कोडॉन क्यों बोलता हूं? बिकॉज उसके अंदर कुछ तो कोड छुपा हुआ है, कुछ तो कोड है। कोड है, समझते हो ना? ट्रिपलेट कोडॉन बोलता हूं, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ये ट्रिपलेट कोडॉन, ये मुझे एक अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन देता है। मतलब क्या? नहीं समझ में आया सर? ट्रिपलेट कोडॉन गिव्स मी इंफॉर्मेशन ऑफ 1 अमीनो एसिड। मतलब क्या? मुझे बताओ, इस एमआरएनए में कितने कोडॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इस एमआरएनए में कितने कोडॉन हैं? 7 कोडॉन हैं। हर कोडॉन, अच्छा मैं इसको सिंपली कोडॉन बोलूंगा तो भी समझ में आएगा ना? ट्रिपलेट कोडॉन, कोडॉन सेम चीज है। 7 कोडॉन है, तो यहां पर कितने अमीनो एसिड आएंगे? अच्छा, इस पहले वाले कोडॉन का एक अमीनो एसिड आएगा, इसको मैं दूसरे अमीनो एसिड के साथ ज्वाइंट करूंगा, उसको मैं तीसरे अमीनो एसिड के साथ ज्वाइंट करूंगा, उसको मैं चौथे के साथ, पांचवें के साथ, छठे के साथ, सातवें के साथ। तो इस तरह से एक एक कोडॉन एक एक अमीनो एसिड लाएगा। एक एक कोडॉन एक एक अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। एंड इस एमआरएनए से मुझे बताओ, ये जो एमआरएनए है, इससे जो प्रोटीन बनेगा उसके अंदर कितने? 7 अमीनो एसिड रहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे यार, समझ में आ रही है ना बात? 1 कोडॉन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ 1 अमीनो एसिड। अब आपको एक और बात बताता हूं। यहां तो मैंने सिर्फ 7 कोडॉन दिखाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक्चुअली में, रियलिटी में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स हो सकते हैं। मतलब एक एमआरएनए इतना बड़ा हो सकता है, उसके अंदर हजारों कोडॉन्स होंगे। बड़े से बड़ा एमआरएनए, उसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। कितने? 30,000 से भी ज्यादा। मतलब एक बड़े एमआरएनए की बात करूं, बहुत बड़े, तो उसमें 30,000 से भी ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। सो कैन आई से इस एमआरएनए से
अगर प्रोटीन बनाया जाए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इस एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनाया जाए तो उसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड की चेन होगी। कम ऑन, यस और नो? ऐसी एक बहुत लंबी चेन बनेगी ना अमीनो एसिड की। ऐसे कितने अमीनो एसिड होंगे? 30,000 से भी ज्यादा। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन देता है। आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है, यहां पे जबरदस्त क्लियर हो गया है। एक और बात बताऊं, ये बात आपको समझ में आई? कितने अमीनो एसिड होते हैं नेचर में? 21 अमीनो एसिड होते हैं नेचर में। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 21। सर तो 30,000 किधर से आया? आपके इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। इनको ही यूज करके मैं एक वर्ड बनाता हूं, एक सेंटेंस बनाता हूं, पैराग्राफ बनाता हूं, एक पेज लिखता हूं, एक किताब लिखता हूं। ऐसी हजारों किताबें, लाखों किताबें लिखी गई हैं। कितने लेटर से? 26 लेटर, ए से लेके जेड तक। इसी तरह से इन्हीं लेटर्स को आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिखते हो एंड सेंटेंस बनता है, पैराग्राफ बनता है, किताब बनती है। यही बात है ना? तो इसी तरह से अगर मैं ये जो 21 अमीनो एसिड हैं, इन्हीं को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाया जाए, अलग अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो करना है करो उनके साथ, तो हजारों टाइप्स के प्रोटीन बन सकते हैं। छोटे प्रोटीन, बड़े प्रोटीन, इन्हीं को अलग अलग सीक्वेंस में लगाना है। बात आपको समझ में आ रही है? एग्जाम्पल ऐसा जबरदस्त दिया है। 26 लेटर से किताबें लिखी जा रही हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। उसी तरह 21 अमीनो एसिड से भी हजारों टाइप के प्रोटीन बनते हैं। तो ये 30,000 अमीनो एसिड अलग हैं क्या? नहीं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। आई होप एकदम क्लियर बात है, सारी बात एकदम डिटेल में क्लियर है। अब आगे चलूं? चलो चलते हैं हमारे ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप की तरफ। आपको पता है अमीनो एसिड्स आपके सेल में होते हैं। कहां से आते हैं? बाय द वे, आप खाना खाते हो ना घर पे, आप खाने में क्या खाते हो? आपने अगर प्रोटीन खाया घर पे, आपने पनीर खाया, आपने दूध पिया, आपने अंडा खाया, चिकन खाया, कोई भी प्रोटीन सोर्स है, सोयाबीन खा लिया, मूंग खा लिया, स्प्राउट्स खा लिया, कुछ भी खाया, तो प्रोटीन का सोर्स आप खा रहे हो। आपके बॉडी में प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद बॉडी के अंदर प्रोटीन टूटता है एंड टूट के आपको क्या बनाता है? अमीनो एसिड। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड बनते हैं। वही अमीनो एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, आपके इंटेस्टाइन से ब्लड में गए, ब्लड में घूमते 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 हर एक सेल के अंदर अमीनो एसिड पहुंचाए जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन का काम कौन किया? ब्लड किया। हर एक सेल तक अमीनो एसिड को लेके कौन गया? आपका ब्लड लेके गया। क्या ये बात एकदम क्लियर है? तो ये अमीनो एसिड कहां से आए? आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो कहां से आए? फ्रॉम द प्रोटीन जो आपने खाया था, वहीं से आया ना, डाइजेस्ट होके आए हैं। और ये अमीनो एसिड आपके साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। मुझे बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस किधर होता है? राइबोसोम पे होता है। ये आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो इन अमीनो एसिड को उठा उठा के, पकड़ पकड़ के राइबोसोम के पास लेके जाना पड़ेगा। कम ऑन, यस और नो? ये बात आपको समझ में आई है? अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, स्प्रेड हो गए हैं। उनको एक एक को पकड़ के हमें राइबोसोम के पास लेके जाना पड़ेगा। कौन लेके जाएगा? टीआरएनए। ये जो आपको चाबी के जैसा दिख रहा है, ये कौन है? ये टीआरएनए है। टी मतलब ट्रांसफर। तो ये क्या कर रहा है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है। कहां लेके जा रहा है? राइबोसोम पे।
एंड वहां जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आपको ये बात समझ में आई? जितने भी अमीनो एसिड हैं सबको कौन लेके जाएगा, टीआरएनए लेके जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। ये सारा काम आपके सेल में हो रहा है, इतना पूरा फैक्ट्री बना हुआ है, इतना मशीनरी लगा हुआ है आपके एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर। सोचो कितनी बड़ी बात है। यहां पे हमारा एमआरएनए आ गया, पीछे राइबोसोम आ गया, सेटअप आपको समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, मैसेज मतलब क्या, कोडॉन्स, एज पर द कोडॉन्स ऑन एमआरएनए टीआरएनए आएगा। अब यहां पे आपको ये कोडॉन दिख रहा है, ये कोडॉन आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय टीआरएनए, टीआरएनए आएगा। अब टीआरएनए को कैसे पता, देखो टीआरएनए के टकले पे आपको ये दिख रहा है, ये अमीनो एसिड है, टीआरएनए के टकले पे लगा होता है, हर एक टीआरएनए के। टीआरएनए को कैसे पता चलेगा कौन से कोडॉन पे जाना है, इस अमीनो एसिड को कहां लेके जाना है, कैसे पता चलेगा? देखो, बिकॉज आप देखोगे ना, ये आपको नीचे कोडॉन दिख रहा है, ये कोडॉन है, एमआरएनए का कोडॉन है, उसके बराबर कॉम्प्लीमेंटरी टीआरएनए के नीचे भी 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये आपका टीआरएनए है ना, इधर ये टीआरएनए है, उसके नीचे भी आपको 3 न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसा ही हर एक कोडॉन के सामने क्या आता है, एंटीकोडॉन आता है, टीआरएनए का एंटीकोडॉन। एंड मुझे बताओ, क्या इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है? जी के सामने सी बराबर है, यू के सामने ए, यूरासिल ना, यूरासिल के सामने एडेनिन, थाइमिन नहीं होता, आरएनए की बात हो रही है, थाइमिन नहीं आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको समझा, ये बात आपको समझ में आई कि ये कोडॉन है, ऊपर वाला एंटी कोडॉन है। कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी। अब मुझे बताओ, एक खेल खेलना चाहता हूं आपके साथ, नीचे आपका जो एमआरएनए है उसके ऊपर कौन से एंटी कोडॉन बनेंगे ये हम लिखेंगे। चलो खेल खेलेंगे। ए के सामने यू, कैपिटल यू, जी के सामने सी, यू, कैन आई से ये एक एंटी कोडॉन बन गया। चलो यू के सामने ए, जी, जी, ये एक बन गया, ए के सामने यू, सी, सी, अच्छा ये एक बन गया। समझते जाइए, यू के सामने ए, जी, यू, ये आ गया, सी, यू, ए, ये एक हो गया, और इधर क्या है, जी, जी, यू, ये एक हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरह से एक एक टीआरएनए यहां पे आएंगे एंड अपना अपना अमीनो एसिड देकर जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको समझ में आई? कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग हो रही है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना मतलब किसी चीज को समझना। यहां पर हम एमआरएनए का, ये एमआरएनए, इसका जो पूरा कोडेड मैसेज है, मैसेज मतलब क्या, उसके जो कोडॉन्स हैं उनको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एंड कोडॉन्स के हिसाब से अमीनो एसिड वहां पे आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वन कोडॉन गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर वन अमीनो एसिड। आई होप ये सारी बातें एकदम डिटेल में जाके मैं आपको बता रहा हूं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे दूसरा टीआरएनए आएगा, पहला वाला टीआरएनए उड़ेगा। चलो दूसरा टीआरएनए आया। अब आपको पता है ये दोनों अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाने में हेल्प करता है? पीछे आपको ये राइबोसोम दिख रहा है, राइबोसोम, राइबोसोम हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब कैन आई से आरएनए
पेप्टाइड बॉन्ड किसके मदद से बन रहा है? आरआरएनए के मदद से बनता है। ठीक है, चलिए, अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, मतलब राइबोसोम। ठीक है, एंड ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पहला वाला टीआरएनए उड़ेगा। अब यहां पे आपको दिख रहा है जैसे जैसे पहले कोडॉन का काम कंप्लीट हो गया, ये जो कोडॉन है इसका काम कंप्लीट हो गया, तो आपका राइबोसोम आगे शिफ्ट हुआ। राइबोसोम क्या हुआ? आगे शिफ्ट हुआ। कितना आगे शिफ्ट हुआ? कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस ऑफ 1 कोडॉन। जैसे जैसे एक एक कोडॉन का काम कंप्लीट हो रहा है, आपका राइबोसोम एक एक कोडॉन आगे आगे चलेगा। इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 कोडॉन एट अ टाइम। राइबोसोम कीप्स मूविंग बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन एट अ टाइम। जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा है, राइबोसोम आगे शिफ्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मुझे बताइए, राइबोसोम की लोकेशन चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। बहुत ही सिंपल बात है। एंड बस इसी प्रकार से अब ये कार्यक्रम चलते रहेगा। टीआरएनए आएगा, अपना अमीनो एसिड देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पहला टीआरएनए उड़ेगा, राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा, ट्रांसलेशन चलेगा, ट्रांसलोकेशन चलेगा, ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। चलो देखो, टीआरएनए आया, अमीनो एसिड दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना, पहला वाला उड़ा, फिर दूसरा आया, पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर ये उड़ा, फिर दूसरा आया, फिर अमीनो एसिड दिया, पेप्टाइड, बस इसी तरह से ये बन गया आपका प्रोटीन। अब मुझे बताओ, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड 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 है, तो कहना इसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जो चेन बनी है इसको मैं बोलता हूं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑल्सो इसको मैं एक सिंपल प्रोटीन बोल सकता हूं। क्या बोलूंगा? सिंपल प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर सिंपल प्रोटीन। बातें समझ में आ रही हैं? एंड इसी तरह से बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर मैं इकट्ठा करूं, आपको दिख रहा है यहां पे एक पूरा गुच्छा बना हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, अलग अलग छोटे छोटे प्रोटीन्स को कंबाइन किया गया है, एंड मेनी सच पॉलीपेप्टाइड चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझा? ये सिंपल प्रोटीन था ना, इसको मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन बोला। ऐसे ही बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठा होकर गुच्छा बन जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। हमारे बॉडी के जितने कैरेक्टर्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, अपीयरेंस है, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, ये प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, आपने ये याद करनी है बहुत अच्छे से, इतना याद करके जाना है। एक और छोटा सा टॉपिक, म्यूटेशन, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। ये अपना जीन है, जीन के 2 स्ट्रैंड होते हैं, कोडिंग होता है, टेम्पलेट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड, इसके पास असली रेसिपी होती है प्रोटीन बनाने की, एंड टेम्पलेट को हम यूज करते हैं एमआरएनए बनाने के लिए। चलो मान लो हमने एमआरएनए बनाया, इसके ऊपर आपको कोडॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो कोडॉन्स हैं, इनका जो पूरा सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है? चेक कर लो। सिर्फ डीएनए में थाइमिन रहेगा, आरएनए में यूरासिल रहेगा, फर्क इतना ही है। अब मान लो आपका जो जीन का सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा घुसा दिया। फॉर एग्जांपल, देखो म्यूटेशन और भी तरह का होता है, यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमने एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा घुसा दिया तो पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, सीक्वेंस में चेंज आ गया। कहना इसे नीचे जो एमआरएनए है उस एमआरएनए में भी चेंज आएगा, कोडॉन्स में चेंज आएगा। अगर प्रोटीन बने, अगर प्रोटीन बनाया जाए तो कहना से वो प्रोटीन डिफेक्टिव होगा, प्रोटीन बराबर काम नहीं करेगा तो आपके बॉडी का कैरेक्टर में चेंज आएगा, कैरेक्टर बराबर नहीं होगा, शायद कोई बीमारी हो, शायद कोई इलनेस हो जाए, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हर म्यूटेशन खराब हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, म्यूटेशन बहुत जरूरी है इवोल्यूशन होने के लिए। खराब म्यूटेशंस भी होते हैं, अच्छे म्यूटेशंस भी हो सकते हैं।
एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको सिर्फ। तो ये जो जीन के सीक्वेंस में, ध्यान से सुनिए, जीन के सीक्वेंस में जो चेंज आया इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से जीन में म्यूटेशन आया तो आपका जो mRNA है उसके सीक्वेंस में चेंज आएगा, तो जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन भी थोड़ा अलग बनेगा, शायद वो डिफेक्टिव हो सकता है या फिर शायद कुछ अच्छा इफेक्ट भी आ सकता है। म्यूटेशंस कैन बी बैड, दे कैन बी गुड ऑल्सो, ये बात समझ के लेना, ठीक है। बात समझ में आई यहां पे। सो सडन चेंजेस दैट अकर इन जीन्स, sometimes any nucleotide of the gene changes its position that can cause a minor change which is nothing but mutation। जीन में, जीन के सीक्वेंस में चेंज आया तो mRNA में चेंज आया, mRNA में चेंज आया तो प्रोटीन में चेंज आया। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी आता है, अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस होते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, एकदम सारे टॉपिक आपके दिमाग में बैठ चुके हैं एंड पढ़ने में मजा आया है। यही मजा अगर आपको लाइव में चाहिए तो ये हमारा पूरा टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको लाइव पढ़ाएगा आरएम 5.0 बैच में। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, कोई भी इंक्वायरी है तो ये दोनों नंबर आपके पास है। आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।